नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880530 96960606089755 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। पार्ट नंबर 10 में पेयजल और स्वच्छता से एसोसिएटेड जो ग्राम विकास कार्यक्रम है उन पर बात करेंगे और जो स्कीम्स आई हैं पूर्व में उन पर बात करेंगे। लेटेस्ट में स्वच्छ भारत मिशन आपका चल रहा है, स्वच्छ सर्वेक्षण चल रहा है जो कि हम ऑलरेडी करंट अफेयर में कवर करवा रहे हैं। और आपकी 2015 से पहले अगर कोई स्वच्छता से एसोसिएटेड कोई स्कीम्स आई उसको आगे हम नई स्कीम्स पर डिस्कस करेंगे। पेयजल और स्वच्छता से एसोसिएटेड जो सबसे पूर्व में स्कीम आई थी उनको समझना जरूरी है। पुरानी स्कीम्स जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ग्राम विकास से रिलेटेड पूरे सिलेबस में ही। ठीक, पेयजल और स्वच्छता जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकता है, स्वास्थ्य के लिए मूलभूत आवश्यकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा अगर ये दोनों सुविधाएं अच्छी रहेंगी तो सभी के लिए स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्णायक जरूरत है पेयजल और स्वच्छता। ठीक है, पेयजल को एक अधिकार माना गया है। अगर आपने पर्यायवाची पढ़ा हिंदी हमारे सिलेबस का पार्ट है लेखपाल में, तो पेयजल या फिर जल में एक पर्यायवाची जीवन भी आता है, तो जल को जीवन कहा गया है। तो स्थानीय प्रबंधन किए जाने वाले किसी दुर्लभ संसाधन की तरह इसको नहीं देखा जाता है जनरली किसी भी राष्ट्र में। जहाँ पर बहुत ही कमी है वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरली सारे राष्ट्र जो है इसको दुर्लभ संसाधन नहीं बल्कि स्टेट के द्वारा मुहैया कराए जाने वाला एक अधिकार के तरीके माना जाता है जो सरकार अपने नागरिकों को निःशुल्क प्रोवाइड करवाती है। स्टेट की जिम्मेदारी है कि ड्रिंकिंग वाटर अपने नागरिकों को प्रोवाइड करवाए। ग्रामीण स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और विकास में जल और स्वच्छता का महत्व क्या है? जैसा कि जानते हैं कि जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और विकास की कुंजी है। अब असुरक्षित जल सेवन से और स्वच्छता की अगर दशाएं अच्छी नहीं होती तो अर्थव्यवस्था विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हम देखते हैं। ठीक है, सुरक्षित पेयजल के अभाव में कई सारी संक्रामक बीमारियां जो है घेर लेती हैं। खासकर ग्रामों में सब बीमारियां बहुत देखी गई थी जिसके चलते कई सारे कार्यक्रम सरकार ने लॉन्च किए हैं। सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर से एसोसिएटेड, फिर सैनिटाइजेशन से एसोसिएटेड जो स्वच्छ भारत मिशन के रूप में अंत में परिणत होता है आपका 21वीं सदी में। ठीक है, पहले ग्रामों में व्यवस्था बहुत ही खराब थी। वहाँ पर अपशिष्ट प्रबंधन के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं थे कि अपशिष्ट का निपटान कैसे होगा। खुले में मलोत्सर्ग किया जाता था। अब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये पुरानी प्रथा थी और इसी बहाने लोग अपने खेत वगैरह दिखाया करते थे, सुबह में अपनी दिनचर्या करते थे खुले में मलोत्सर्ग करके। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ मानी जाने लगी कि खुले में मलोत्सर्ग करने से कई सारे आपके न सिर्फ वातावरण को नुकसान होता है बल्कि अपना खुद का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। तो इसको रूटीन से ना जोड़कर फिर अस्वास्थ्यकर माना जाने लगा बाद में। ठीक है, तो ये सब कुछ कारण है। अर्थव्यवस्था पर कैसे प्रभाव पड़ता है? आपको पता है कि मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन कैपिटल यानी कि लोग, संसाधन, और संसाधनों में भी सबसे महत्वपूर्ण देश के लोग। जब देश के लोग ही तंदुरुस्त और मजबूत नहीं होंगे तो अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो जहाँ पर हम मिनिमम नीड्स की बात कर रहे थे वहाँ पर कहीं ना कहीं स्वच्छ पेयजल और उत्तम साफ सफाई व्यवस्था को भी इंक्लूड किया जाना जरूरी है। और हेल्थ सर्विसेज का इंटीग्रल पार्ट तो है ही आपका ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटाइजेशन। ठीक है, तो भारत ने अपने विकास का लक्ष्य बहुत सारे अन्य आयामों से प्राप्त किया था, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, इंडस्ट्री के क्षेत्र में हुआ विकास हुआ। लेकिन ये जो विकास की अवधारणा है अधिक से अधिक लोगों का कल्याण, हमने जो है स्वच्छता और पेयजल से जुड़े क्षेत्रों में प्राप्त नहीं किया था। ये बात बहुत बाद में महसूस की गई थी। कब? करीब 4th 5 ईयर प्लान में, कि हमें ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटाइजेशन पर खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में फोकस करना होगा। ठीक है, इसीलिए सुरक्षित ग्रामीण जलापूर्ति के लिए कुछ रणनीति और योजनाएं बनी थी। सबसे पहले होगी यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में आपकी ग्रामीण जलापूर्ति पर ध्यान देने के लिए सबसे पहले लाया गया था त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना। ठीक है, और उसके बाद ये बन गया था राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, और फिर स्वजल योजना आई थी। इन तीनों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं अगर हम ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बात करें तो। त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना यानी एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम ये आया था 1972-73 में। ये ईयर याद रखना जरूरी है। ठीक है, इसमें उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ मानदंडों को निर्धारित किया था कि पेयजल की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक रूप से कैसे जो है उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, इसमें समस्या ग्रामों की पहचान करना शामिल था और उनकी समस्या का निवारण करना, यानी कि ऐसे ग्रामों की पहचान करना जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर से एसोसिएटेड कमी चल रही है या फिर ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी ख़राब है, उनकी पहचान करना, फिर वहाँ पर इसका निदान करना। हालांकि ये कार्यक्रम बहुत शॉर्ट लिव्ड था, तुरंत ही इसको जो है वापस ले लिया गया था। क्यों? क्योंकि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम आ गया था। मिनिमम नीड्स का एक इंटीग्रल पार्ट था ही ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटाइजेशन। तो पंचवर्षीय योजना के दौरान जो मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें इसको वापस ले लिया गया था। ठीक है,
तो इसमें काफ़ी निवेश किया गया, लेकिन स्थिति असंतोषजनक पाई गई। इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि अलग से फोकस किया जाना जरूरी है त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर। तो त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना फिर से लागू हुई थी 1977-1978 में। तो ये आपकी एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम सबसे पहले आया था 1972-73 में, फिर मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में शामिल किया गया। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम से हटा करके इसको अलग से 1977-78 से फिर से चालू किया गया। उसके बाद राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कैसे अस्तित्व में आता है? तो आपको पता है कि सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में बहुत सारा यहाँ पर इनपुट लगने वाला था, ठीक है। पेयजल की समस्या छोटी समस्या नहीं थी, ग्रामीण क्षेत्र का दायरा बहुत बड़ा था। इस वजह से ऐसा सोचा गया कि इसको और भी वृहद स्तर पर लॉन्च करने की ज़रूरत है, एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम को। तो एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम को राष्ट्रीय पेयजल मिशन यानी कि नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन का रूप दिया गया 1986 में, ठीक है। उसको फिर 1991 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन घोषित कर दिया गया। और जैसे जैसे स्कीम अपना नाम चेंज कर रही, इसका दायरा भी बढ़ता गया था। कुछ बड़े सुधार किए गए थे जिससे जो है सस्टेनेबल रूप से जो है जल उपलब्ध करवाया जा सके ग्रामीण क्षेत्रों में। फिर स्वजल स्कीम आती है। स्वजल स्कीम जो है 7 वर्ष के लिए आती है, 1996 से 2003 तक के लिए आई थी। समुदाय एवं मांग प्रेरित जल एवं स्वच्छता परियोजना थी। 4 खेपों में तत्कालीन उत्तर प्रदेश और जो उत्तराखंड अलग अलग थे। फिर बुंदेलखंड क्षेत्रों में 19 जिलों में शुरू की गई थी, मतलब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तब जो है एक ही में थे, ठीक है। और बुंदेलखंड क्षेत्र के 19 जिलों में मिलाकर के शुरू की गई थी। ये ध्यान रखना है आपको। स्वजल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड स्कीम है। इसका उद्देश्य क्या था? जलापूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता सुधारों के माध्यम से ग्रामीण जनता को सतत स्वास्थ्य और स्वच्छता हित लाभ प्रदान करना। वर्तमान आपूर्ति प्रेरित सेवा सुपुर्दगी कार्य प्रणाली का कोई विकल्प चुनकर उसको इम्प्लीमेंट करना। महिलाओं के लिए समय की बचत, क्योंकि ये ग्रामीण आबादी में जल भरने का काम ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को ही दे दिया जाता था, तो इससे मुक्त कराना उनको। अब ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य रक्षा पर हम बात कर चुके हैं कल, मतलब पिछले पार्ट में हमने कई सारी स्कीम्स भी आपको बताई थी, चाहे वो कुछ स्ट्रोक से एसोसिएटेड हो, चाहे आयोडीन डेफिशिएंसी से एसोसिएटेड हो, चाहे एड्स से, चाहे फिलेरिया से, कई सारी स्कीम्स और उनका वर्ष आपको ध्यान रखना है। ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य रक्षा पर विशेष फोकस बनाने की ज़रूरत थी, क्योंकि मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, जो कि शहर में जनरली ही होती थी। अल्प विकसित शहर भी हो तब भी जो है थोड़ा सा ख़राब ही क्यों ना हो, पहले में अपशिष्ट प्रबंधन का कोई सिस्टम होता था, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम ठीक ठाक होता था, और एक बेसिक जो कह सकते हैं समझ होती थी लोगों में कि कैसे अपशिष्ट प्रबंधन करना है, कैसे जो है पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें शहरों में मौजूद थी, ग्रामों में बहुत ही कम थी। अब तो खैर स्वच्छ भारत मिशन से अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी सारे विलेज ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित किए जा चुके हैं, और कई सारे ODF++ जो है उसमें आ चुके हैं। तेलंगाना वो स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ODF+ वाले विलेजेस हैं। तो ये सब उपलब्धियाँ हैं, लेकिन पहले जो है ये व्यवस्था बहुत ही ख़राब थी ग्रामीण क्षेत्रों में। तो रोग से कैसे बचा जाए, इसमें देखा गया कि सुरक्षित पेयजल और अपशिष्ट प्रबंधन और पर्सनल हाइजीन पर अगर फोकस करेंगे तो रोगों से बचा जा सकता है। तो स्वच्छता संबंधी सरकार ने क्या यहाँ पर हस्तक्षेप किया? 1999 में स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य और आरोग्य संबंधी चेतना के साथ साथ बृहत्तर पर्यावरण विषयों पर एक संपूर्ण स्वास्थ्य रक्षा अभियान शुरू किया गया था, जिसको कहा गया था केंद्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षा योजना। 1999 में केंद्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षा योजना, ठीक। इसके बाद क्या हुआ था कि अप्रैल 1999 में स्वास्थ्य रक्षा अभियान शुरू किया गया था, जिसको टोटल सैनिटाइजेशन कैंपेन बोला गया था, TSC, टोटल सैनिटाइजेशन कैंपेन अप्रैल 1999 में आया था। क्षेत्र सुधार कार्यक्रम 1999 में आया था, जिसको सेक्टर रिफॉर्म प्रोग्राम कहा गया था, ठीक है। उसके बाद विद्युतीकरण के क्षेत्र में भी काम किया जाना जरूरी था। हमने एक नियोजित कार्यक्रम के रूप में पहले ही पंचवर्षीय योजना से मान लिया था कि ग्रामीण विद्युतीकरण भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार ने कुटीर ज्योति नाम से एक कार्यक्रम बनाया था, जो कि काफ़ी देर बाद आता है, मतलब आज़ादी के काफ़ी दिन बाद एक ऐसा कार्यक्रम आया था जिसका फोकस था कि गरीबी रेखा से नीचे जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन कर रहे हैं उनके परिवारों को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन उपलब्ध करवाना। इस स्कीम की जो लॉन्च डेट है वो है 1988-1989 है, और 1969 में पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना हो गई थी, REC की। अब कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लें तो कनेक्टिविटी में लेकर आपको एक योजना नाम आती है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसके बारे में बात करेंगे। कनेक्टिविटी क्यों जरूरी है, कनेक्टिविटी में क्या क्या आता है? कनेक्टिविटी ग्रामों में गरीबी कम करने के लिए बेहद ज़रूरी है। गरीबी कैसे कम होगी कनेक्टिविटी से? क्योंकि अवसर बढ़ते हैं, ठीक है। तो कनेक्टिविटी में आता क्या क्या है? कनेक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ रोड्स नहीं आती, कनेक्टिविटी की अवधारणा में टेलीफोन भी आता है, इंटरनेट सिस्टम भी आता है, डाक सेवाएं भी आती हैं, विद्युत कनेक्शन भी आता है, स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना, शैक्षिक अवसंरचना, और कुल मिलाकर के संचार और सड़क मार्ग तो आते ही आते हैं। इसमें परिवहन सुविधा इंपॉर्टेंट है।
ग्रामीण सड़कों के बारे में बात कर लें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए, अपने यहाँ के नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए और किसी भी तरह की सरकारी स्कीम को लागू करने के लिए भी कनेक्टिविटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, ये माना गया। अगर किसान को बेहतर कीमत मिल रही है अपने गांव से थोड़ी दूर जा करके, तो उसके लिए कम से कम एक ऑल वेदर रोड होनी चाहिए जिससे वो अपने किसी भी साधन से वहाँ जा करके अपनी फसल बेच सके। ठीक है, इसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर आ जाएंगे बिना देर किए। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 5वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण सड़कों के निर्माण की अवधारणा को शामिल किया गया था। जैसे हमने आपको मिनिमम नीड्स बताए थे, तो मिनिमम नीड्स में कनेक्टिविटी भी शामिल थी। इसमें 1500 अथवा उससे अधिक व्यक्तियों की आबादी वाले समूहों को सर्व मौसमी सड़क यानी ऑल वेदर रोड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में। ठीक, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के रूप में परिणति होती है इसकी, इस अवधारणा की। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में ये लक्ष्य रखा गया था कि 2003 तक और 500 से अधिक जो वो ग्रामीण बस्तियों उनको 2007 तक कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। और जहाँ पर हिली टेराइन है, जहाँ पर जोग्राफिकल कंडीशन एडवर्स हैं, जैसे कि सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल का जब नाम नहीं बदला था 2006 से पहले, वो हो गया, रेगिस्तानी इलाके हो गए, आदिवासी इलाके हो गए, तो उनके लिए लक्ष्य रखा गया था कि 250 और उससे अधिक अगर आबादी है तो उनको 2007 तक कनेक्टिविटी प्रदान करती जाएगी। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का उद्देश्य था असंबद्ध बस्तियों को अच्छी सर्व मौसमी यानी कि ऑल वेदर रोड से कनेक्टिविटी प्रदान करना। और आपको अगर ये पूछे कि किस सेंसस के आंकड़े का प्रयोग किया गया था ये निर्धारित करने के लिए कि बस्ती की संख्या मतलब जनसंख्या कितनी है, तो 2001 सेंसस के हिसाब से आइडेंटिफाई किया गया था कि किस बस्ती में, ठीक है, किस एग्लोमरेशन में कितने लोग रहते हैं, तो उसी हिसाब से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान की गई थी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जो आइडेंटिफाई किए गए थे बस्तियाँ, ठीक है, उनको राजस्व ग्राम या पंचायत के आधार पर नहीं बल्कि एक बस्ती को एक इकाई माना गया था और जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया था कि कब तक जो है हमको रोड कनेक्टिविटी प्रदान करनी है इस क्षेत्र को। महिलाओं से एसोसिएटेड और बच्चों से एसोसिएटेड जो कार्यक्रम, स्कीम्स या फिर जो अधिनियम आए थे उनके बारे में बात करेंगे। और ये सब जो पोर्शन आएगा वो आपका ग्राम्य सामाजिक कार्यक्रम जो सिलेबस में पॉइंट दिया हुआ है उसको कवर करेगा। ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए सबसे पहले प्रयास कब किए गए थे? वैसे तो पहले 5 ईयर प्लान से ये सब बातें हो रही थी, लेकिन सबसे मजबूत प्रयास हम देखेंगे कि 1970 के बाद से शुरू होते हैं। महिलाओं की स्थिति पर 1974 में श्रम शक्ति रिपोर्ट आई थी। ठीक है, मतलब 1974 इंपॉर्टेंट है महिलाओं की स्थिति से रिलेटेड ईयर, और श्रम शक्ति रिपोर्ट जो 1988 में आई थी बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक रिपोर्ट आई थी महिलाओं की स्थिति की 1974 में और श्रम शक्ति रिपोर्ट आई थी 1988 में। ठीक है, इन दो रिपोर्टों के बाद आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं के उस योगदान को जो कि पहले कभी नहीं काउंट किया गया था, ठीक है, महिला जो घर में काम करती थी उसको वर्क या कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी नहीं माना जाता था इन रिपोर्ट से पहले। ठीक है, अब माना जाने लगा था। और ग्रामीण महिलाओं के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को पूरी तरीके से पैराडिग्म शिफ्ट देने में महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका थी इन दो रिपोर्ट्स की। तो ये दो रिपोर्ट कब आई थी, इनका ईयर पूछ सकते हैं हमसे एग्जाम में। श्रम शक्ति रिपोर्ट आई थी 1988 में और महिलाओं की स्थिति पर रिपोर्ट आई थी 1974 में। ठीक है, इसके बाद बालिकाओं की शिक्षा संबंधी जो प्रयास किए गए, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में ये कहा गया कि लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने में जो बाधाएं आती हैं उनको दूर करने पर जोर दिया जाए। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक राष्ट्रीय समिति का सृजन किया गया था स्त्रियों की शिक्षा पर विचार करने के लिए 1958 में। ठीक है, इस समिति ने वर्ष 1900 से लेकर अब तक जो भी स्थिति रही थी महिलाओं की शिक्षा की उसको लेकर के एक रिपोर्ट तैयार की थी। फिर उसके बाद 1959 में इसी रिपोर्ट की सिफारिशों पर महिला शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का सृजन किया गया था। 1961 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना में गांवों तक में शिक्षा ले जाने के लिए बालिका सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए थे। ठीक है, निःशुल्क पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई थी, वजीफे दिए गए थे। चौथी पंचवर्षीय योजना में 1971 में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। अब कमेटी के नाम ये नहीं मिल रहे हैं, वरना हम आपको जरूर इसमें बताते। इस समिति ने गाँव के आसपास स्कूल खोलने की सिफारिश की ताकि लड़कियाँ पैदल व अकेले स्कूल जा सकें। लेकिन अभी भी ये देखा जा रहा था कि 1974 तक आने के बाद भी इन सुविधाओं का लाभ बहुत सारे लड़कियों को नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो आई थी 1974 से 79 तक, बीच में आपको पता है कि ये प्लान ब्रेक कर दिया गया था, फिर रोलिंग प्लान आता है इसके बाद, वो सब चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो जहाँ पर पांचवी पंचवर्षीय योजना बोलेंगे, ये कांग्रेस की उस योजना को बोलेंगे जो बना दी गई थी। हालांकि बीच में सरकार गिर गई थी और फिर जो जनता गवर्नमेंट अपना रोलिंग प्लान लाई थी, फिर जो है सरकार बहाल हो गई थी, फिर वो अपना 6th लाई थी। इसे थोड़ा सा यहाँ पर नोट करते हुए चलिएगा, ईयर में कंफ्यूज नहीं करिएगा, 5th और 6th के बीच। ठीक है, मिड डे मील और निःशुल्क पुस्तकों की व्यवस्था में कटौती करके लड़कियों को अब छात्रवृत्ति दी गई थी। कब? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना में महिलाओं को विकास में बराबर का भागीदार मानते हुए महिला एवं विकास कार्यक्रमों के तहत शिक्षा को जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट माना गया कि कोई भी स्कीम्स आएगी वुमेन से रिलेटेड, उसमें शिक्षा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में सभी प्रकार से जो महिलाओं के प्रति भेदभाव दर्शाने वाली बातें थी उसको हटाया गया था। प्राथमिक शिक्षा लड़कियों के लिए निःशुल्क कर दी गई थी और सभी प्रोत्साहन कार्यक्रम जो पहले से चल रहे थे जारी रहे।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए 10वीं बाद जो अपनी शिक्षा जारी रखना चाहती थी उनके लिए छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई। ठीक, उसके बाद जो भी कार्यक्रम चले उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी उसका अहम रोल था। बालिका शिक्षा संबंधी जो योजनाएं आई थी उसमें नवी पंचवर्षीय योजना के अंत में जो सर्व शिक्षा अभियान आया वो भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें बालिका शिक्षा पर काफ़ी फोकस किया गया। अनौपचारिक शिक्षा अभियान ये आया था, ठीक है, 1970 से 80 के बीच चल रहा था। जो लोग स्कूल नहीं जा सकते थे उन बच्चों के लिए आया था। ये मार्च 2001 तक लागू थी ये अनौपचारिक शिक्षा योजना, बाद में इसको जो है बंद कर दिया गया था। अप्रैल 2001 में शिक्षा गारंटी योजना आई थी, ठीक है, और इसे पायलट तौर पर पहले ही मध्य प्रदेश में टेस्ट किया गया था 1997 में। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना हमने आपको बताया था जवाहर रोजगार योजना के तहत आई थी। ठीक है, जिसे बाद में सर्व शिक्षा अभियान में ही शामिल कर लिया गया था। 1993-94 में कुल शिक्षकों में से 50% महिला शिक्षकों को भर्ती किया जाने अनिवार्य कर दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। लोक जुम्बिश कार्यक्रम एक आया था 1992 में, राजस्थान में आया था। स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास अकेडमी की सहायता से शुरू किया गया था। शिक्षा कर्मी योजना भी राजस्थान में आई थी। दूरस्थ रेगिस्तानी सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े गाँवों में प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाकर उसमें गुणात्मक सुधार लाना लक्ष्य था इसका। बालिका शिक्षा प्रमुख थी इसमें। अब महिला समाख्या योजना, ये अभी हाल में जैसे आरओ पेपर हुआ था आपका 5 दिसंबर 2021 को, ये योजना तब से चर्चा में है क्योंकि यूपीपीसीएस आयोग ने इस योजना का क्वेश्चन बनाया था लेकिन स्पेलिंग गलत कर दी थी, उसमें महिला साम्राज्य करके पूछ लिया था, तभी ये मुझे लगता है इसके बारे में आपको जरूर देखना चाहिए। महिला समाख्या योजना जो है आई थी 1988-1989 में। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आई थी। इसमें महिलाओं के छोटे छोटे संघ बनाए जाते थे, वो अपनी अपनी ज़रूरतों पर फोकस करते थे ये संघ बना करके। खास बात ये थी कि कोई विशेष लक्ष्य यहाँ पर नहीं निर्धारित किया गया था और अपने अपने स्पेसिफिक टारगेट बनाकर ये संघ अपना काम पूरा कर सकते थे। ये थी महिला समाख्या योजना। इसके बाद जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994, तो साक्षरता की दर जहाँ पर बहुत कम थी उन जिलों का चयन किया गया था। ठीक है, और वहाँ पर फीमेल लिटरेसी ऑब्वियसली कम थी, इस वजह से लड़कियों की शिक्षा पर इसमें भी फोकस किया गया जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आपको पता है यही वो कार्यक्रम था जहाँ से आगे चल करके सर्व शिक्षा अभियान का उदय होता है। 2002 में संविधान संशोधन होता है 86वां, 13 दिसंबर 2003 को संसद से मंजूरी मिली थी इसको। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाया गया था इस अधिनियम से। इसके बाद स्वास्थ्य संबंधी नीतियां और पंचवर्षीय योजनाओं पर बात कर लेते हैं। बोहर कमेटी सबसे पहले आई थी, फिर राष्ट्रीय योजना कमेटी बनी थी। दोनों में ही माता और बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया था। तो आगे जितनी भी पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें जितने भी प्रयास किए गए, चाहे वो सब सेंटर्स बनाने की बात हो, परिवार नियोजन क्लिनिकों की बात हो, उसमें महिला और बच्चे की हेल्थ पर काफ़ी फोकस किया गया था। ठीक है, पहली 2 पंचवर्षीय योजना में महिला मतलब माँ और बच्चे के देखभाल के लिए जो नीतियाँ और कार्यक्रम बनाई गई थी उसमें मुख्य रूप से शामिल थे स्वास्थ्य के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू करना और संक्रामक रोगों पर नियंत्रण करने का प्रयास करना, और प्रशिक्षण, विशेषकर कि महिला स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना। ठीक है, इसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया जिनमें ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स जो है इंपॉर्टेंट थी। तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना में भी सीमित परिवार के लिए संसाधनों का विकास, प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य कर्मी और स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत सुविधाओं के विकास पर इंपॉर्टेंट काम किया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य लक्ष्य जनता को स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की आधारभूत सुविधा यानी कि बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना। 1975 में एकीकृत बाल विकास योजना आती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में अभी आगे भी बात करेंगे। ठीक है, ये कार्यक्रम बच्चों के लिए था लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों के लिए था तो इसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। 6ठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आती है। ठीक है, और 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक स्वास्थ्य को प्रमुखता दी गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में जब ग्लोबलाइजेशन आ गया था, ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव सरकार की जो हेल्थ पॉलिसीज़ थी उन पर भी पड़ने लगा और ये फोकस किया गया कि जो मौजूदा स्वास्थ्य केंद्र हैं उन्हीं को अपग्रेड किया जाए, सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र की संख्या बढ़ाने पर फोकस ना किया जाए। जबकि 7वीं पंचवर्षीय योजना में यही था कि न्यूनतम सुविधाएं मिल सकें, लेकिन 8वीं पंचवर्षीय योजना में ये था कि गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मिले क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव अब देखने को मिलने लगा था। 9वीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य संबंधी अंतर क्षेत्रीय समानताओं के यानी कि रीजनल जो इम्बैलेंसेस थे उनको निगेट करने का प्रयास किया गया। कमजोर वर्ग को प्राथमिकता दी गई 9वीं पंचवर्षीय योजना में और सामाजिक स्तर पर योजना और कार्यक्रमों में भागीदारी की प्रक्रिया को अपनाया गया। 1978 में केंद्र सरकार ने या भारत सरकार ने विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है, महिलाओं की स्थिति पर 1974 में रिपोर्ट आती है, समानता की ओर इसका टाइटल था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 1995 में बीजिंग में महिलाओं पर 4th वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया था। भारत की कंट्री रिपोर्ट में उन सोचनीय और महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर किया गया था जिन पर भारत को तुरंत कार्रवाई करने की ज़रूरत थी। ठीक, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक इग्नोर करिएगा।
वैश्विक सम्मेलन में भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला नीति बनाने की प्रतिबद्धता जाहिर की थी और 2001 में महिला सशक्तिकरण पर नीति बना भी दी थी भारत ने। तो महिला सशक्तिकरण नीति कब आई थी भारत की? 2001 में। ठीक। ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण, यानी कि इसमें जेंडर इंफ्रास्ट्रक्चर विजन जो है वो क्या है? ठीक है। लैंगिकता या फिर जो जेंडर की अवधारणा है वो इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि नहीं है। यूरोप और अमेरिका में 1960 के दशक में महिलाओं का ध्यान गया कि वो बराबर काम करती हैं पुरुषों के साथ मिल करके, तब भी उनको वेतन कम दिया जाता है, उनकी संसाधनों तक पहुँच कम है या फिर उनकी लोकप्रियता कम है, उनको समान व्यवहार नहीं दिया जा रहा है, समान दर्जा नहीं दिया जा रहा है। तो उन्होंने अपने पुरुष साथियों के द्वारा जो असंवेदनशील व्यवहार किया जा रहा था उस पर आवाज़ उठाई और ये आंदोलन फेमिनिज्म कहलाया। ठीक है, फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म का आधार क्या था? फेमिनिज्म का आधार यही था हर हाल में कि समान अवसर दिए जाएं और संसाधनों तक समान पहुंच प्रदान की जाए, इसमें कोई भी प्रेजुडिस ना हो। जबकि आजकल का फेमिनिज्म कुछ अलग ही लेवल पर चल रहा है जिसमें ये दोनों चीज़ों पर विचार नहीं किया जाता है। 1975 में मैक्सिको में पहला संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन हुआ। ठीक है। इस सम्मेलन के बाद 1975 को महिला वर्ष घोषित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला वर्ष किसको घोषित किया गया था? 1975 को। 1976 से 85 को महिला दशक यानी कि विमेन डिकेड घोषित किया गया। इस तरीके से विकास महिला उन्मुखी दृष्टिकोण अस्तित्व में आया है कि यानी कि विमेन फोकस्ड डेवलपमेंट, ये अवधारणा यहाँ से अस्तित्व में आई थी। कोपेनहेगन में दूसरा संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन होता है। ठीक है। और ये पता लगाया गया कि इन 10 वर्षों में महिलाओं की स्थिति में क्या सुधार आया है, उन पर विचार किया गया। उसके बाद ये 1985 में आखिरी महिला दशक का वर्ष था। उस साल महिला संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था नैरोबी में हुआ था, केन्या की कैपिटल में। इसमें लिंग और विकास मूल विचार था, यानी कि जेंडर एंड डेवलपमेंट मूल विचार था, जो नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन हुआ था। वैश्विक स्तर पर जो कार्यक्रम या फिर कन्वेंशंस हो रहे थे, इनसे कैसे भारत में बनने वाली महिलाओं के लिए नीति प्रभावित हुई या कह सकते हैं कि उनसे प्रेरणा कैसे पाई, इसके बारे में देखेंगे। आपको पता है कि महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए गए, मानवाधिकार नियमों की पुष्टि की गई, जिसमें इंपॉर्टेंट है कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, सभी प्रकार के भेदभावों को खत्म करना जो कि महिलाओं के लिए प्रचलित थे, ये कन्वेंशन था। समानता को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में अवसरों की समानता, संसाधनों तक पहुंच की समानता और अधिकारों पर समानता पर बात की गई। ठीक है। और जाहिर सी बात है कि भारत ने लगातार इन सारे समझौतों को न सिर्फ मंजूर किया बल्कि अपने देश में जो भी इसके मूल भाव थे, ठीक है, या मूल दृष्टिकोण थे, उससे संबंधित भारत ने नीतियाँ बनाने का भी प्रयास किया। तो ये विमेन सम्मेलन जो हो रहे थे, विश्व महिला सम्मेलन, कोई मैक्सिको में हो रहा है, बीजिंग में, केन्या में, नैरोबी में, तो इसमें मैक्सिको प्लान ऑफ एक्शन, नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजीज, बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, इन सभी को भारत ने अप्रूव किया था, यानी अपनी सहमति व्यक्त की थी। 1971 में संयुक्त राष्ट्र के आग्रह पर शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय जो उस समय चलता था, उसके प्रस्ताव पर महिलाओं की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक समिति का सृजन किया गया था और समानता की ओर रिपोर्ट आई थी। ठीक है, 1974-75 में। ठीक है। समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए 1976 में समाज कल्याण विभाग जो उस समय था, इसने जो है महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की, महिला रोजगार के संबंध में कार्य समूह का सृजन किया, जिसकी रिपोर्ट 1978 में आई। उसी साल ग्रामीण महिलाओं और ग्रामीण स्तरीय संगठनों के विकास के लिए कार्य समूह की भी रिपोर्ट आई। दोनों रिपोर्टों के आधार पर छठी पंचवर्षीय योजना में जो नीतियां बनी, उससे ये हुआ कि महिला और विकास के नाम से एक अलग अध्याय जो है लिखा जाएगा। ठीक है। जो छठी पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो है महिला और विकास के नाम से एक अलग चैप्टर जो है इंक्लूड किया गया था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, रोलिंग प्लान की नहीं बात कर रहे हैं। जो कांग्रेस का 6th 5-year प्लान था, उसमें विमेन एंड डेवलपमेंट नाम से एक अलग से अध्याय जोड़ा गया था। ठीक है। महिला सशक्तिकरण संबंधी प्रयासों में महिला आंदोलनों और गांवों तक फैले गैर सरकारी संगठनों का जो नेटवर्क था, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1988 से 2000 के राष्ट्रीय महिला परिदृश्य जो मतलब रिपोर्ट आई थी, 1988-2000 राष्ट्रीय महिला परिदृश्य की रिपोर्ट, श्रम शक्ति रिपोर्ट आई थी 1988 में। ठीक है। 5 साल बाद आकलन में जो है मुखर होकर रेखांकित किया गया कि गैर सरकारी संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी महिला सशक्तिकरण में। 9वीं पंचवर्षीय योजना में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ कार्यक्रम आता है 15 अक्टूबर 1997 को। इसका सेकंड फेज भी आया था बाद में आगे चल करके 1 अप्रैल 2005 को। ध्यान रखिएगा, सेकंड फेज के बारे में किसी ने नहीं बताया है किसी बुक में, जो कि जरूरी है काफ़ी। ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में RCH बोलते हैं, इसका फर्स्ट फेज आया था 15 अक्टूबर 1997 को, सेकंड फेज आया था 1 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति के बारे में बात कर लें तो भारत सरकार ने 20 मार्च 2001 को स्वीकार किया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं संबंधी योजनाओं की अवधारणा में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन आए थे। ठीक है।
वो क्या था, महिला सशक्तिकरण को 9वीं पंचवर्षीय योजना की जो 9 ऑब्जेक्टिव सरकार ने डिफाइन किए थे उसमें से एक माना था कि वो महिला सशक्तिकरण रहेगा। ठीक है, फिर आगे चल करके आर्थिक सशक्तिकरण संबंधी जो कार्यक्रम चले थे, आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण ये था कि महिलाओं को ऋण मिले। ठीक है, महिला समूहों को, महिला एंटरप्रेन्योर्स को हर हाल में ऋण मिले। ठीक है, महिलाओं को ऋण देने संबंधी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी स्कीम्स हाल में आई है, हाल के वर्षों में, वो स्टैंड अप इंडिया है। ठीक है, इसमें विमेंस SC ST को ऋण देने की बात कही गई थी स्टैंड अप इंडिया में। उसके बारे में भी हम देखेंगे आगे चल करके, अभी पुरानी स्कीम्स पर ही बात कर रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आर्थिक रूप से उनका स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी था। जब तक वो आर्थिक रूप से तो स्वतंत्र नहीं होंगी तो सशक्तिकरण के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव नहीं किए जा सकते थे। सरकार ने इन सब चीज़ों को माना और जितने भी फिर रोजगार सृजन कार्यक्रम आए थे उसमें आपने देखा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हर हाल में 40% तक या 33% तक महिला लाभार्थियों को शामिल करने के प्रावधान किए गए थे। जैसे कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में भी रोजगार में महिलाओं को शामिल करने की बात कही गई थी। ठीक है, सिट्रा जो आया था उसमें भी सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, उसमें भी ये बात कही गई थी, मतलब ये सॉरी सिट्रा नहीं है, ये सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो आया था उसमें भी 1986-87 में विमेन के लिए फोकस करके आया था। नॉर्वे द्वारा सहायता प्राप्त एम्प्लॉयमेंट कम इनकम जनरेशन कम प्रोडक्शन यूनिट जो नोराड स्कीम आई थी 1996-97 में, उसमें भी विमेन के आर्थिक सशक्तिकरण पर फोकस किया गया था। ठीक है, इन स्कीम्स के वर्ष जरूर ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, इसके बाद स्वयं सिद्धा स्कीम आती है, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। इसमें स्वयं सहायता समूह बनाकर महिलाओं को प्रेरित और संगठित करने और जागरूक करने का काम किया गया था। ठीक है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो लिखे गए हैं स्वयं सिद्धा के, वैसे हम आगे चल करके इसको अभी बताएंगे। तो स्वयं सिद्धा में क्या था कि महिलाओं को अपनी स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, कानूनी अधिकार, आर्थिक उत्थान और अन्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों के प्रति जागरूक बनाना पहला लक्ष्य। ठीक, आत्मनिर्भर महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाना, ग्रामीण महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति लाना, आर्थिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण बनाने में मदद करना, लघु ऋण सबसे ज़्यादा महिलाओं को आसानी से उपलब्ध हो, इस पर फोकस करना। स्वशक्ति योजना आई थी, हम ये पीछे से चल रहे हैं। ठीक है, जो पहले आई थी उस पर पहले बात करेंगे। जैसे ये आपकी स्वयं सिद्धा आई थी 2001 फेब में, उसके पहले कौन सी आई थी, स्वशक्ति आई थी 16 अक्टूबर 1998 को। इसमें 15 से 20 सदस्यता वाले 1200 स्वयं सहायता समूहों का सृजन करना शामिल था। इनमें भी महिलाओं को या फिर महिलाओं के समूहों को लघु ऋण संस्थाओं से जोड़ना शामिल था, जिससे उनको अपनी गतिविधियां करने के लिए आसानी से ऋण मिल सके। स्वावलंबन कार्यक्रम पहले का है, ये 1982-83 में आया था। इसमें गैर परंपरागत क्षेत्रों में महिलाओं को प्रशिक्षण देना और उनका कौशल विकास करना शामिल था, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, घड़ियाँ बनाना, रेडियो टेलीविज़न ठीक करना, वस्त्र बनाना, हथकरघा, सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सा, कढ़ाई आदि में महिलाओं को प्रशिक्षित करना, जिससे वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन क्षेत्रों में रोजगार हासिल कर सकें। ठीक है, स्वावलंबन काफ़ी सफल कार्यक्रम साबित हुआ था और इसको 9वीं पंचवर्षीय योजना में भी आगे बढ़ा दिया गया था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को आया था, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है पार्ट नंबर 6 या 5 में। इसमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना शामिल थी, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। इसमें कितनी राशि मिलती थी हम सब आपको बता चुके हैं, आप पीछे जा करके देख सकते हैं। देन इसके बाद सामाजिक सशक्तिकरण संबंधी कार्यक्रम जो आए थे, ठीक है, जैसे जेंडर जस्टिस की बात करें अगर हम, तो हमारे संविधान के निर्माताओं ने ही ये ध्यान दिया था कि केवल समान अधिकार ही नहीं दिए गए थे, बल्कि लैंगिक आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, ये सुनिश्चित किया गया था पहले ही। ठीक है, बात कर लेते हैं महिला और बाल संबंधी जो मुद्दे हैं, जैसे कि बंधुआ बाल मजदूर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड लेबर का कारण क्या रहा है लगातार बढ़ने का, कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, अप्रभावी कानूनी प्रावधान थे। ठीक है, महिला विकास विरोधी नीतियाँ और कार्यक्रम थे, माता पिता का व्यापक पैमाने पर अज्ञान था। ठीक, और बाल श्रम को सही ठहराने वाली कुछ मान्यताएं भी थीं। देश में बाल मजदूरी संबंधित 2 प्रमुख कानून थे, पहला बंधुआ मजदूर उन्मूलन कार्यक्रम 1976 का, दूसरा बाल श्रम रोकथाम और नियमन कानून 1986। स्वैच्छिक संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट की मदद से लगातार बंधुआ बच्चों को छुड़ाने का काम किया है। ठीक है, उनके पुनर्वास का काम किया, जैसे दक्षिण एशियाई बाल दासत्व विरोधी गठबंधन, ठीक है, स्वामी अग्निवेश के नेतृत्व वाला बंधुआ मुक्ति मोर्चा, कैलाश सत्यार्थी जिनको 2014 में नोबेल प्राइज़ मिला था, उनका BBA यानी कि बचपन बचाओ आंदोलन, इन सभी ने काफ़ी प्रयास किया था चाइल्ड लेबर से लड़ने के लिए और चाइल्ड लेबर में फंसे बच्चों को आज़ाद कराने के लिए, उनका पुनर्वास करने के लिए, उनको वापस स्कूल भेजने के लिए। फिर 2002-2003 में सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ने फुटपाथ के बच्चों के उत्थान के लिए चाइल्ड लाइन शुरू की थी। चाइल्ड लाइन कब शुरू हुई थी? 2002-2003 में। अब बाल संबंधी योजनाओं में सबसे पहले ICDS का नाम आएगा, समेकित बाल विकास सेवा योजना। ठीक है, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बच्चों का विकास, राष्ट्रीय शिशु सदन निधि
शिशुगृह योजना आई थी, बालिका समृद्धि योजना आई थी, मिड डे मील योजना आई थी, गैर सरकारी संगठनों को सहायता देना इसमें शामिल था, प्रजनन और बाल विकास कार्यक्रम, ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। ये प्रजनन एवं बाल विकास कार्यक्रम सबसे पहला आता है 1997 में, फिर 2005 में, फिर राजीव गांधी नेशनल क्रश स्कीम आई थी 1 जनवरी 2006 को, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद समेकित बाल विकास योजना में ये 2 अक्टूबर 1975 को आती है। मुख्य कार्यक्रम थे शारीरिक सामाजिक विकास का आधार तैयार करना बच्चों के लिए, मनोवैज्ञानिक शारीरिक सामाजिक विकास का आधार तैयार करना, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण का स्तर सुधारना, मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण, स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना, बाल विकास प्रोत्साहन के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और क्रियान्वयन हेतु समन्वय स्थापित करना, ठीक है, माता को सक्षम बनाना जिससे कि पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो गांवों में जो ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम थी, इसको आंगनवाड़ियों से ही कह सकते हैं इम्प्लीमेंट किया गया, क्योंकि आंगनवाड़ी मुख्यतः गांव की जो है इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं संस्था होती थी जिससे ये लाभ दिए जा सकते थे। आंगनवाड़ी में 6 सेवाएं दी जाती थी, जैसे स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, परामर्श सेवाएं, ठीक है, संपूरक पोषण, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, प्रारंभिक शैशवकालीन देखरेख और स्कूल पूर्व शिक्षा, ठीक है। ICDS के स्ट्रक्चर में किशोरियों के लिए यानी कि टीनेज गर्ल्स के लिए भी उपाय किए गए थे। 11 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए इसमें कुछ जो है एस्पेक्ट शामिल किए गए, जैसे एनीमिया संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए लड़कियों में जो पोषण की कमी से होता है उसको दूर करने पर विशेष बल दिया गया। 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग की गरीबी रेखा से रहने नीचे जीवन यापन करने वाली कन्याओं को इसका लाभ दिया गया था। बालिका मंडल एक बनाया गया था, 15 से 18 वर्ष आयु की कन्याओं के लिए शुरू किया गया था। अनौपचारिक शिक्षा, घरेलू हुनरों में दक्ष बनाने का काम ICDS के तहत किया गया था। तो मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड या चिल्ड्रन पर नहीं फोकस किया गया था, टीनेजर्स पर भी फोकस किया गया और दूध पिलाने वाली महिलाओं पर फोकस किया गया, गर्भवती महिलाओं पर फोकस किया गया, ठीक। स्वयं सिद्धा कब आई थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1995 में जो इंदिरा महिला योजना चल रही थी, ठीक है, 238 ब्लॉक के स्तर पर चल रही थी। इसको बढ़ा करके नवंबर 2001 में समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत लागू किया गया 650 ब्लॉक में, और इसका नाम बदल करके स्वयं सिद्धा कर दिया गया, ठीक है। स्वयं सिद्धा के उद्देश्य क्या है हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद उदिशा कार्यक्रम आता है। उदिशा कार्यक्रम पहले का 1988 का है। इसमें यह था कि कुल मिलाकर प्रशिक्षण ये कार्यक्रम था, अभिभावकों का प्रशिक्षण यहाँ पर किया जाना था, जिससे छोटे बच्चों की देखरेख कैसे हो सकती है, विकास और सीखने की गतिविधियाँ कैसे प्रोत्साहित की जा सकती हैं बच्चों में, इसके लिए अभिभावकों को प्रशिक्षण दिया जाना इसमें शामिल था। ना सिर्फ जो है अभिभावकों का, बल्कि जो भी संस्थाएं या फिर कार्यकारिणी बच्चों के देखभाल में संलग्न थी उनका शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम ये था, ठीक है। प्रसव पूर्व से लेकर प्रसवोपरांत 3 वर्ष की कालावधि में वृद्धि एवं विकास की आवश्यकताओं पर मुख्य रूप से फोकस किया गया था दिशा में, ठीक है। तो ग्राम सामाजिक कार्यक्रमों में अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए काफ़ी यहाँ पर काम किया गया था। अस्पृश्यता की अवधारणा ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, आपको पता है कि अस्पृश्यता की अवधारणा कह सकते हैं धर्म संबंधी जो प्रेजुडिसेस थे उससे आई थी, ठीक है। और कुल मिलाकर धर्म गुरुओं ने भी इसको प्रोत्साहित किया था आज़ादी से पहले, और इवन अंग्रेज़ों ने भी काफ़ी हद तक इसको स्वीकार करने का काम किया और इसके खिलाफ कड़े कानून नहीं बनाए। तो अस्पृश्यता लगातार हावी रही थी भारत की आज़ादी से पहले और काफ़ी वर्षों तक आज़ादी के बाद भी। कुल मिलाकर के ये बहुत ही इनह्यूमन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन माना जा सकता है, जिसमें किसी वस्तु को छू भर लेने मात्र से उसे दंडित किया जाता था और कई बार उसे प्राण दंड तक दिया जाता था। मतलब भेदभाव का सबसे कुरूप जो कह सकते हैं एस्पेक्ट है वो अस्पृश्यता आप मान सकते हैं। अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो सरकार ने काम किए वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो इस प्रथा को समाप्त करने के लिए 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम आया था। 1976 में इस अधिनियम में संशोधन करके अस्पृश्यता को एक संज्ञेय अपराध माना गया था, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस इसको स्वीकार किया गया था 1976 में। इसको कहा गया था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। हमारे किस आर्टिकल में अबॉलिशन ऑफ अनटचबिलिटी के बारे में दिया गया है, आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। अनुसूचित जनजाति या जातियों के लिए जो कार्य किए गए हैं उस पर बात कर लेते हैं। अनुसूचित जातियों के बारे में बेसिकली बात करेंगे यहाँ पर। अनुसूचित जाति एक संवैधानिक संकल्पना है, ध्यान रखना है आपको। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? आज़ादी के पहले से। अप्रैल 1936 में ब्रिटिश सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इसमें कुछ विशेष जाति वर्गों और जनजातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में निर्दिष्ट किया था और इनकी पहचान ऑप्रेस्ड कह सकते हैं क्लासेस के रूप में हुई थी, ठीक है, शोषित वर्गों के रूप में इनकी जो है क्लासिफिकेशन की गई थी, ठीक है। इनको ऐसे क्लासिफाई किया गया था कि जिन्हें ब्राह्मण वर्ग, नाई, भिश्ती, दर्जी अपनी सेवाएं नहीं देना पसंद करते हैं, जिनको हिंदू मंदिरों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं जैसे सड़क, नौका, कुआं, विद्यालयों के प्रयोग से वंचित रखा जाता हो, ठीक है, ऐसे मतलब वर्गों को रख दिया गया था शेड्यूल्ड में, ठीक है।
शेड्यूल्ड कास्ट में, शेड्यूल्ड कह सकते हैं वर्ग में रखा था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। लेकिन भारत के आज़ाद संविधान में यानी आज़ाद भारत के हमारे संविधान में अनुच्छेद 341 और 342 में किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जातियों को परिभाषित किया गया है, ठीक। संवैधानिक उपाय क्या क्या किए गए, जैसे स्कीम आई सबसे पहले, लेटेस्ट में बात करें तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, ठीक है। जैसे स्टैंड अप इंडिया कोई ले लीजिए, वो SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को ऋण देने की बात करती है। अनुसूचित जातियों जनजातियों से संबद्ध प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए सन 2002-2003 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रारंभ की गई थी। इसका वर्ष ध्यान रखिएगा खाली। 20 सूत्री कार्यक्रम जो आया था 1975 में और 1986 में संशोधित किया गया था, इसमें जो सूत्र संख्या 11 था उसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को न्याय प्रदान करने का लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया गया था। यानी कि SC/ST के लिए कुल मिलाकर जस्टिस इंश्योर करना लक्ष्य था। और सूत्र नंबर 7(3) यानी 7 क्लॉज 3, 14 क्लॉज 3 और 16 क्लॉज 2 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई थी। 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, एक विशेष घटक योजना चलाई गई थी अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए, जो कि गरीबी रेखा से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। 1979-80 में आई थी। एक विशेष केंद्रीय सहायता शुरू की गई थी 1979-80 में, ठीक है। तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए ये 100% केंद्रीय सहायता के लिए शुरू की गई थी। मतलब 100% केंद्रीय स्तर की सहायता के साथ अनुसूचित जातियों के लिए शुरू की गई थी, केवल अनुसूचित जातियों के लिए, यानी SCs के लिए, STs के लिए नहीं। अनुसूचित जाति विकास निगमों की सहायता, और ये भी केंद्र प्रायोजित योजना थी, 1979 में आई थी। इसका लक्ष्य अनुसूचित जाति विकास निगमों के साथ 49:51 के मतलब आधार पर इक्विटी भागीदारी में हिस्सा लेना। अनुसूचित जाति विकास निगमों द्वारा निम्नांकित रोजगार उन्मुखी योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती थी। लघु सिंचाई से संबद्ध अगर कोई कार्य करना चाहता है, कोई पर्सन अगर SC से आता है, लघु उद्योग लगाना चाहता है, परिवहन में कुछ काम करना चाहता है, व्यापार और सेवा क्षेत्र में अगर काम करना चाहता है, तो ये अनुसूचित जाति विकास निगम सहायता प्रदान करता था, ठीक है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में शुरू किया गया था और गरीबी की दोहरी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों की आय के साधन पैदा करने के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए शुरू किया गया था। 10 अप्रैल 2001 को विभाजन के बाद यह केवल अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों को सहायता प्रदान करता है, ठीक। हाथ से मैला ढोने वालों के लिए और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना आई थी, ठीक है, 1991-92 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 के अंतर्गत 12 मार्च 1992 को 65वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अस्तित्व में आया था 1993 के अधिनियम द्वारा पहली बार 12 अगस्त 1994 को, ठीक है। अगर पूछे अधिनियम कब आया तो 1993 में, अगर पूछे कि स्थापना कब हुई राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की तो 12 अगस्त 1994 को। ग्रामोद्योगों की बढ़ोतरी के लिए जो कार्य योजना आई थी, ठीक है, ग्रामीण औद्योगिकीकरण की राष्ट्रीय नीति के बारे में अगर बात करें तो 1999-2000 के बजट भाषण में ग्रामीण औद्योगिकीकरण नीति की जो आई थी, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकीकरण नीति, इसमें घोषणा की गई थी कि प्रति वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में 100 ग्रामीण गुच्छे यानी कि रूरल क्लस्टर्स विकसित किए जाएंगे। समेकित बुनियादी ढांचा विकास केंद्र स्थापित किए जाने थे। 50 समेकित बुनियादी ढांचा विकास केंद्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। कब रखा गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा यूनिट डेवलप करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कुछ सहायता दी जाती थी, ठीक है, और ये KVIC अपने हिसाब से देता था। बांस और बेंत उद्योग, खादी ग्रामोद्योग आयोग ने बांस और बेंत उद्योग के विकास का काम 1968-1969 में शुरू किया था। समेकित आधारभूत ढांचा विकास योजना हमने आपको बताया कि इसमें इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जिसमें करीब 5 करोड़ रुपए की लागत उस समय आती थी, और इसमें भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है, यानी कि सिडबी का जो रेशियो होता था 2/3 का होता था, 2:3 का होता था। पूर्वोत्तर राज्यों में इसकी भागीदारी जो है 4:1 की होती थी। जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम 1992-93 में शुरू किया गया था, ये हमने आपको बता दिया पहले ही। खंड विकास कार्यक्रम 125 पिछड़े ब्लॉक्स में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती में शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 1994 को प्रति खंड में 1000 लोगों के लिए कम से कम सतत रोजगार का लक्ष्य रखा गया था, कम से कम 1000 लोगों के लिए प्रति खंड में, ठीक है। कृषि श्रमिकों के बारे में अगर हम बात कर लें तो कृषि श्रमिक में सबसे पहले हम देखेंगे कि कृषि श्रमिक और अन्य ग्रामीण कर्मकार जो है
अखिल भारतीय पहली श्रमिक जांच रिपोर्ट में परिभाषित किए गए थे ये टर्म्स। ठीक, कृषि श्रमिक को अन्य कर्मियों की भांति ही नहीं माना गया था। इसमें देखा गया था कि कृषि श्रमिक अपने काम के घंटों में से आधे से ज़्यादा समय कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, तो मतलब एक मजदूर श्रमिक से कृषि श्रमिक भिन्न कैसे है कि कृषि श्रमिक जो है अपने काम के घंटों में से आधे से ज़्यादा समय बिताता है कृषि कर्म में। कृषि कर्म में जोतना बोना शामिल है, नॉर्मल कृषि कार्य नहीं। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार ग्रामीण श्रमिकों को 2 श्रेणी में बांटा जा सकता है, कृषि श्रमिक और जो है गैर कृषि श्रमिक। इसके बाद हम 3 समूहों में बांट सकते हैं कृषि श्रमिक को, खेतीहर कृषि श्रमिक, ठीक है, खेतीहर कृषि श्रमिक, और उसके बाद कर्मी जो वानिकी मत्स्य पालन आदि में लगा हुआ है। अब हम जो है दूसरी श्रेणी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कृषि श्रमिकों के इस समूह को भी उप समूहों में बांटा जा सकता है। भूमिहीन कृषि श्रमिक, बहुत छोटे खेतीहर जिनकी आय का प्रमुख साधन जो है मजदूरी रोजगार है, श्रम मजदूरी रोजगार है। भूमिहीन कृषि श्रमिकों के उपसमूह को भी आगे दो में बांट सकते हैं, खेतीहर घराने से जुड़े स्थायी श्रमिक और सामयिक श्रमिक। ठीक है, जो सीजनल श्रमिक होते थे, जो खेतों में काम करते थे, उनको भी आप जो है 3 भागों में बांट सकते हैं। सामयिक कृषि श्रमिक को आप 3 भागों में बांट सकते हैं, खेतीहर फसल बंटवारा के आधार पर जो काम करते हैं, तीसरे जो पट्टेदारी पर काम करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन एक बार देखिएगा कृषि श्रमिक का और अन्य जो हमने श्रेणियाँ बनाई हैं उसकी। ठीक है, तो श्रमिकों हेतु जो योजना और कार्यक्रम आए थे उसमें कुछ वैधानिक उपाय शामिल हैं, कुछ कल्याणकारी स्कीम शामिल हैं, कुछ कार्यक्रम शामिल हैं। जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया था 1948 में, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम आया था 1923 में, मातृत्व लाभ अधिनियम आया था 1961 में, बंधुआ श्रमिक व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम आया था 1976 में, संविदा श्रमिक अधिनियम आया था 1970 में, अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम आया था 1979 में, और भवन एवं अन्य निर्माण अधिनियम आया था 1996 में। ठीक, अब कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना आई थी जुलाई 2001 में, LIC के माध्यम से इसको लागू किया गया था, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। अब बच्चों से संबंधित जो अधिनियम सरकार के आए थे बच्चों के शोषण को रोकने के लिए, उनमें शामिल है जैसे बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929, ठीक है, बाल श्रम अधिनियम 1986, किशोर न्याय बाल अधिनियम 2001, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, शिशु दुग्ध आहार दूध की बोतल एवं शिशु आहार अधिनियम 1992। ठीक है, बाल विवाह अवरोधक अधिनियम 1929 में आया था। लड़के की आयु 21 वर्ष, लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अब तो लड़की की आयु भी 21 किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन जब तक लागू नहीं हो जाता वो हम नहीं मानेंगे, और ये करंट अफेयर में हम करवा ही देंगे आपको। और 1978 में संशोधन हुआ था। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध को संज्ञेय अपराध माना गया था, किसको, बाल विवाह कराने को। ठीक है, तो इसके तहत क्या होता है कि पुलिस अधिकारी बिना वारंट के दोषी को गिरफ्तार कर सकता है। दोषी कौन हो सकता है? जो बाल विवाह कराता है या उसमें अपनी स्वीकृति देता है। ठीक है, बाल श्रम प्रतिनिषेध और विनियमन अधिनियम, ठीक है, 1986 में आया था, और इसको लागू हो जाने के बाद जो बाल रोजगार अधिनियम 1939 का था उसको निरस्त कर दिया गया था। इसके तहत क्या है, बाल श्रम प्रतिनिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत जो प्रक्रम हानिप्रद और असुरक्षित होते हैं वो कार्य जो करते हैं, इसमें किसी भी बालक जिसकी आयु 14 वर्ष से कम हो वो उसमें कार्य नहीं कर सकता है। ठीक, किशोर न्याय बाल यानी देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000, 30 दिसंबर 2000 को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। किशोर अधिनियम 2000 कहलाता है ये, और इसमें कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर को शामिल करते हैं, और वो समाज से शोषित हो उस किशोर को भी इसमें शामिल करते हैं, और दोनों के संबंध में इसमें प्रावधान किए गए हैं। 1986 से 2000 के बीच तीव्र परिवर्तन आप देख रहे होंगे, कई सारे अधिनियम आते हैं बाल और किशोरों से संबंधित। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में यानी जनरल असेंबली में बाल अधिकार कन्वेंशन 1986 को अपनाया गया था, और भारत सरकार ने इसमें अपना अनुसमर्थन दिया था। किशोर न्याय 1985 को लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियमों को पारित किया गया था। स्वतंत्रता वंचित किशोरों के संरक्षण और विश्व भर में चलने वाले अन्य संबद्ध विकासात्मक कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र नियमों को पारित किया गया था। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को राष्ट्रीय विधि में अनुदित करने के लिए भारत ने जो है कुल मिलाकर के 2000 में नवीनतम यह अधिनियम बनाया था किशोरों के लिए। शिशु दुग्ध आहार दूध की बोतलों का और शिशु आहार अधिनियम 1992 आया था। तो समग्र बाल वर्ग के उचित स्वास्थ्य पोषण के लिए ऐसे उत्पादों के विपणन को नियमित करना जरूरी था, यानी कि जो बच्चे जो जिनकी मतलब कह सकते हैं जो लाइफ बहुत कोमल होती है, छोटे बच्चे नवजात शिशु, वो अगर बोतल को मुंह से लगा रहे हैं तो वो बोतल किस मटेरियल से बनी है ये सब नियंत्रित करना, या इस पर जो है नियम बनाना, ऐसे मार्केटिंग को रेगुलेट करना सरकार का काम है। तो इसके लिए जो कई सारे कोड आए थे, जैसे कि स्वास्थ्य सभा ने
हेल्थ असेंबली ने स्तनपान विकल्पों के विपणन के लिए मई 1981 में एक अंतर्राष्ट्रीय कोड को अपनाया कि ये कुछ संहिता है जो फॉलो की जानी चाहिए बच्चों की दूध की बोतल बनाने में, उनके खिलौने बनाने में या फिर बेबी प्रोडक्ट्स बनाने में, ठीक है, और बच्चों के आहार संबंधी भी। इसके बाद भारत सरकार ने स्तनपान के संरक्षण और संवर्धन के लिए दिसंबर 1983 में अपना भारतीय कोड भी बनाया था। इसी संहिता को ध्यान रख कर के आधिकारिक तौर पर 19 दिसंबर 1992 तक शिशु दुग्ध आहार, दूध की बोतल और शिशु आहार अधिनियम जो है पारित किया गया था, ठीक है।